हेलो व्यूअर्स, मैं हूं शहरयार वड़ाइच। 33 सेकंड्स वैसे तो आधा मिनट और घंटे का 1188वां हिस्सा होता है, लेकिन कभी कभार इन चंद सेकंड्स में ऐसा गैर मामूली अमल या वाक़या हो जाता है जो इंसानी तारीख की राहें मुतय्यन करने के लिए काफ़ी होता है। जिन 33 सेकंड्स के बारे में आज आपको बताएंगे, उसकी कहानी शुरू होती है दूसरी वर्ल्ड वार के खात्मे के चंद रोज बाद। 17 जुलाई 1945 को जर्मनी के इलाके पोट्सडैम के एक हाल में ऐसा वाक़या हुआ जिसका ताल्लुक उन 33 सेकंड्स के साथ बराह रास्त है जिसने दुनिया को ना सिर्फ दो ब्लॉक्स में तकसीम किया, बल्कि आगे चलकर कई तारीखी वाक़यात का सिरा भी यहीं से निकलता है। हुआ कुछ यूं कि यूरोप में वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के चंद रोज़ बाद एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक के मुस्तकबिल का फैसला किया जाना था। तो पोट्सडैम के हाल में तीन बड़ी शख्सियात मौजूद थी, जिनमें अमेरिकी सदर हैरी एस ट्रूमैन, बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। उस कॉन्फ्रेंस के 7वें रोज यानी 24 जुलाई 1945 को अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने स्टालिन को बताया कि अमेरिका ने एटम बम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। यह स्टालिन के लिए बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली खबर थी, और फिर खबर भी बराह रास्त अमेरिकी सदर से। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त स्टालिन ने कुछ खास रद्दमल जाहिर नहीं किया, मगर वो लम्हा दोनों ममालिक के ताल्लुकात और दूसरे ममालिक के मुस्तकबिल पर बहुत अहम असर छोड़ गया। 2 अगस्त 1947 को पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटमी बम गिराए। उस वाक़े के कुछ अरसा बाद सुपर पावर्स के दरमियान तवील और तारीखी टसल का आगाज हुआ। सबसे पहले बड़े ममालिक के सरबराहान के दरमियान इल्फाज की जंग का आगाज हुआ। 9 मई 1945 को मॉस्को में स्टालिन ने अपने खिताब के दौरान तीसरी वर्ल्ड वार के खदशे का इजहार किया। उस तकरीर में स्टालिन ने साइंस में सरमायाकारी करने और स्टील की पैदावार 3 गुना बढ़ाने की बात की, जिस पर अमरीकी हुकाम ने यह नतीजा निकाला कि सोवियत यूनियन ना सिर्फ एटम बम बनाना चाहता है, बल्कि तीसरी जंग की तैयारी भी कर रहा है। स्टालिन की तकरीर के चंद हफ्तों बाद यानी मार्च में साबिक बरतानवी वजीर आजम चर्चिल ने भी इल्फाज की जंग में अपना हिस्सा डाला। चर्चिल ने कहा कि यूरोप पर एक आहिनी पर्दा गिर चुका है। मशहूर शहरों और उसकी आबादी पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चर्चिल की उस तकरीर को द सिन्यूज ऑफ पीस यानी अमन के सतून के तौर पर याद किया जाता है, जबकि उसके रद्दमल में स्टालिन ने चर्चिल को जंग का ख्वाहिशमंद शख्स करार दिया था। 1 फरवरी 1947 को अमरीकी महकमा खारजा को बरतानवी फॉरेन ऑफिस से एक पैगाम मौसूल होता है, जिसके मुताबिक बरतानिया दूसरी जंग अजीम के नतीजे में पैदा होने वाले कर्ज के बोझ तले दबकर यूनान और तुर्की को वो फौजी और मुआशी इमदाद देने के काबिल नहीं रहा था, और इसके नतीजे में खित्ते में खला पैदा होने के खदशे का इजहार किया गया था। उस पैगाम के 19 दिन बाद सदर हैरी ट्रूमैन ने अपने तारीखी खिताब में अमरीकी कांग्रेस से यूनान और तुर्की के लिए $400 मिलियन की इमदाद की मंजूरी मांगी और अमरीकी अवाम को कम्युनिज्म के खिलाफ बरसरे पैरकार होने की ताकीद की। ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त तक अमरीका की जानिब से किसी और मुल्क को मुआशी मदद देने के रिवाज का भी आगाज नहीं हुआ था। इसलिए उस तकरीर से पहले सदर ट्रूमैन ने कांग्रेस के मेंबरान से अलग-अलग मुलाकात भी की ताकि उनको कायल किया जा सके, लेकिन सेनेटर वांडनबर्ग ने ट्रूमैन को मशवरा दिया कि अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए अमरीकी अवाम को इस हद तक खौफजदा करना होगा कि जैसे उनको मौत का सामना है। ट्रूमैन ने उस मशवरे पर अमल किया और उनकी 19 मिनट की तकरीर के 33 सेकंड के दौरान उन्होंने अपने दलाइल का निचोड़ भी पेश किया और यूं कोल्ड वार की बुनियाद रख दी गई। वो अल्फाज कुछ यूं थे: मैं समझता हूं कि अमेरिका की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वो आज़ाद लोगों की हिमायत करे जो मुसल्लह अक़लियतों या बैरूनी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी मुआशी मदद सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। One of the primary objectives of the foreign policy of the United States is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life free from coercion.
This is no more than a frank recognition that totalitarian regimes imposed upon free peoples by direct or indirect aggression undermine the foundations of international peace and hence the security of the United States. اگرچہ ٹرومین کی تقریر کو پذیرائی ملی اور لوگوں نے اٹھ کر تالیاں بجائیں، لیکن یہ حمایت ہر کسی کی جانب سے نہیں تھی۔ اگلے چند ہفتوں تک یہ معاملہ بحث کا موضوع رہا، لیکن 22 مئی 1947 کو امریکی ایوان نمائندگان نے اس تجویز کو منظور کر دیا اور اس بل کو قانون کی شکل دے دی گئی، جس کے مطابق کمیونسٹ مارچ کو دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دیا جانا تھا۔ بی بی سی کے مطابق امریکہ کی سوچ کے برخلاف سوویت یونین کے مورخ آندرے شسٹاکو اپنی کتاب سوویت یونین کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 1947 میں صدر ٹرومین نے امریکہ کو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا حق دے دیا، جسے دنیا ٹرومین ڈاکٹرائن کے نام سے جانتی ہے۔ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ٹرومین ڈاکٹرائن ہی اس مارشل پلان کی بنیاد رکھتی ہے جس کے تحت نیٹو کی تشکیل ہوئی اور آئندہ 40 سال تک امریکی خارجہ پالیسی کا محور بنی رہی۔ اس داستان یا کولڈ وار کو شروع کرنے اور دنیا کو تقسیم کرنے میں جن الفاظ نے مدد دی، ان کا استعمال آج تک جاری ہے۔